हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम ईवीएस पेडागॉजी में 23 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है। आपको बताना है कि ईवीएस पढ़ाने का इसमें से कौन सा ऐसा उद्देश्य है जो सतत विकास मतलब कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है हमारा समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना। दूसरा ऑप्शन है हमारा तकनीक एवं गुणात्मक कौशलों का विकास करना। तीसरा ऑप्शन है हमारा बच्चे में को अन्वेषण के क्रियाकलापों में लगाना। चौथा ऑप्शन है हमारा डिजाइन तथा संरचना के कौशलों पर बल देना। सतत विकास क्या होते हैं? जो हमेशा जीवन पर्यंत चलते हैं। तो इसमें से कौन से हैं जो जीवन पर्यंत, जो उनका महत्व जीवन पर्यंत बना रहेगा, मतलब जब तक आप जीवित हैं तब तक उनका जो है महत्व हमेशा बना रहेगा। क्या है? समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं पर्यावरण मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना, या तकनीक एवं गुणात्मक कौशलों का विकास करना। तो ये तकनीकी और गुणात्मक कौशलों का विकास तो एक टाइम पीरियड में तो इनका महत्व होता है, लेकिन उसके बाद इनका महत्व कम हो जाता है। बच्चों को अन्वेषण के क्रियाकलापों में लगाना, तो अगेन ये सिर्फ बच्चों की बात कर रहा है, तो ये भी सतत विकास का महत्व नहीं है। डिजाइन तथा संरचना के कौशलों पर बल देना, तो ये भी एक टाइम पीरियड के लिए होते हैं। उसके बाद कौशलों का, अब वृद्धावस्था में ज़्यादातर कौशलों का उतना उपयोग नहीं होता, लेकिन क्या होता है? समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारा जीवन पर्यंत हमारे विकास को, महत्व को दर्शाते हैं। समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषय, ये हमारे जीवन पर्यंत जो हमारा महत्व है उसको दर्शाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में संबद्ध एवं अंतः संबंधित है क्योंकि, मतलब प्राथमिक स्तर पर क्या किया गया है, जो ईवीएस की थीम है वो एक दूसरे से अंतः संबंधित है। क्यों? ईवीएस का एकीकृत स्वरूप। दूसरा ऑप्शन है ईवीएस का अनुशासनीय स्वरूप। तीसरा ऑप्शन है ईवीएस का एकल विषय स्वरूप। चौथा ऑप्शन है ईवीएस का विषय पर आधारित स्वरूप। तो ये ईवीएस पर सब थीम आपस में क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि ईवीएस क्या है? ईवीएस एक एकीकृत स्वरूप है। क्यों? क्योंकि इसमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण के जो मुद्दे हैं उन सबको एकीकृत रूप में संबंधित करके दिया गया है। क्योंकि ईवीएस ज़्यादातर जो प्राइमरी स्तर पर होता है, बच्चे जो होते हैं वो अपने जो पर्यावरण है उसको समग्र रूप में देखते हैं, वो अलग अलग चीज़ों को करके नहीं समझ पाते थे, इसलिए ईवीएस को एकीकृत स्वरूप प्रदान किया गया है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है क्योंकि, मतलब ईवीएस को हम बाल केंद्रित कहते हैं क्यों? पहला ऑप्शन है अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना। दूसरा ऑप्शन है हमारा ईवीएस के प्रत्ययों एवं विषयों का शिक्षण। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी के व्यवहार में इच्छित बदलाव। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों का सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकास। तो इसको हम बाल केंद्रित क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित करते हैं। क्यों? हम क्या कहते हैं कि बच्चे जो है अपने आस पड़ोस से सीखे, वो खुद से करके सीखे। तो ये क्या है? ये अनुभव, ये क्या है? बाल केंद्रित जो उनके जो क्रियाकलाप होते हैं हम उनको ज़्यादा महत्व देते हैं कि बच्चे खुद से करके सीखे, कुछ एक्टिविटी करके देखे के सीखें। तो ये क्या है? ये बाल केंद्रित को दर्शाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यचर्या का उप थीम है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उप थीम है पाठ्यचर्या का। देखिए हमारी सबसे पहले क्या है, इसमें 6 थीम्स दी गई हैं, और 6 थीम्स में जो पहली थीम है परिवार और मित्र, उसकी जो है वो 4 उप थीम दी गई हैं। तो पहली हमारी थीम क्या है?
परिवार और मित्र, दूसरी थीम है हमारी भोजन, तीसरी है थीम हमारी आश्रय, चौथी जल, पांचवी यात्रा और छठवीं है चीजें जो हम बनाते और करते हैं। और उसी में परिवार और मित्र की जो है वो 4 परिवार और पहली थीम की 4 उप थीम दी गई हैं। तो उप थीम में पहला क्या है, संबंध, दूसरा कार्य और योजना, तीसरा जानवर और चौथा पौधे। ये क्या है, ये उप थीम है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उप थीम है हमारा। तो कौन है, खाद्य पदार्थ नहीं, जल नहीं, ये जल क्या है, ये हमारा थीम है। तीसरा आश्रय, आश्रय भी क्या है हमारा, ये एक थीम है। और ये चौथा क्या है, संबंध, ये जो है हमारा एक उप थीम है, किसका, परिवार और मित्र का। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की ईवीएस का अध्याय 23 पोचमपल्ली पर आधारित है। मतलब एनसीईआरटी में एक चैप्टर दिया गया है पोचमपल्ली। आपको बताना है कि ये पोचमपल्ली है वो किस पर आधारित है, वास्तविक स्थान पर, दूसरा वास्तविक घटनाएं, तीसरा वास्तविक लोग व उनके अनुभव, चौथा अवास्तविक चित्र। तो पोचमपल्ली में क्या बताया गया है, पोचमपल्ली में आपको एक पोचमपल्ली जो है वो तेलंगाना का एक क्षेत्र है जहाँ पे बताया गया कि पोचमपल्ली जो है वहाँ पे साड़ियाँ बनती हैं। तो ये क्या है, ये एक वास्तविक स्थान के बारे में आपको बता रहा है। पोचमपल्ली क्या है, एक स्थान है, तो वहाँ पे जो बुनकर लोग रहते हैं इसीलिए उनको वहाँ की जो बुनकरी है उसको पोचमपल्ली के नाम से जाने लगता है। तो ये इसमें क्या है, वास्तविक स्थान के बारे में आपको बताया गया है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है, थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। आपको बताना है कि इसमें से कौन से क्रियाकलाप है जो ये बताता है कि हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है। ये हमारी एक थीम है, इसके प्रश्न को संबोधित कर रहा है। पहला है, ए है किसानों के वृत्तांतों को साझा करना, बी है किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना, सी है अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना, डी है कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थ को कुछ दिनों के लिए रख देना। तो कौन सा है जो उस खाद्य थीम के अंतर्गत इनके प्रश्नों को संबोधित कर रहा है, किसानों के वृत्तांतों को साझा करना, हाँ ये सही है। तो इससे हम क्या पाएंगे कि हमारे भोजन को कौन उत्पादन कर रहा है ये हमें पता चलता है। किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना कि वहाँ की जो खेत की जो विधियाँ होती हैं, खेत में कैसे काम होता है, ये सब हम देख सकते हैं इसके द्वारा, ये भी सही है। अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना, तो ये भी सही है कि अंकुरित भोज्य कैसे, क्योंकि हम अंकुरित कुछ दाने भी तो खाते हैं, तो ये क्या है, ये भी सही है, हमारे खाद्य थीम के अंतर्गत आता है। कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थ को कुछ दिनों के लिए रख देना, तो रख देने से हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ए, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण को माध्यम से शिक्षक निम्न का प्रयोग कर सकता है। मतलब ईवीएस को प्रामाणिक और अर्थपूर्ण ढंग से सिखाने के लिए जो क्षेत्र भ्रमण का उपयोग करते हैं शिक्षक, तो इसमें से कौन सा है जो उपयोगी होता है। ए है क्षेत्र भ्रमण के टाइम पे आपको क्या क्या करना चाहिए, मतलब बच्चों को कैसे निर्देश देने चाहिए, ये आपको बताना है कि ताकि जो क्षेत्र भ्रमण है वो उसका जो है 100% बच्चे दे सके। ए है हमारा, ए है संरचनात्मक कार्यपत्रक, बी है असंरचनात्मक कार्यपत्रक, सी है भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, डी है छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन। तो एक क्या है, संरचनात्मक कार्यपत्रक, मतलब एक आप संरचनात्मक एक व्यवस्थित क्या कीजिए, एक कार्यपत्रक बनाइए कि बच्चों को ये काम करना है, ऐसे करना है, इस तरह इस काम को इतना करना है, या कोई अगर आपको प्रश्न पूछना है तो उन प्रश्नों की आपने श्रृंखला दे दी कि आपको यही प्रश्न पूछना है, यही जानकारी आपको निकालनी है, तो ये तो सही है, ऐसा करना चाहिए। तो इसी से क्या होगा, जो हमारा क्षेत्र भ्रमण है
वो अर्थपूर्ण बन पाएगा। असंरचनात्मक कार्यपत्रक तो ये नहीं सही है, हमको एक संगठित एक व्यवस्थित कार्यपत्रक बच्चों को देना चाहिए। भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, हाँ बच्चों को भ्रमण के लिए अगर बच्चे जा रहे हैं तो हमको कुछ उन्हें निर्देश देने चाहिए कि हमें किस तरह से बोलना है, किस तरह से व्यवहार करना है, क्या बातें पूछनी है हमें, क्या नहीं बोलना है, क्या कर सकते हैं हम, ये सब बच्चों को हमें बताना चाहिए, ये तो सही है। छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना, हाँ उनका एक ग्रुप बना देना चाहिए ताकि जो एक दूसरे का वो कोई प्रॉब्लम हो तो वो मिल के इसको सॉल्व कर सके। अगर और नेता अगर बनाएंगे तो क्या होता है, बच्चों में नेतृत्व का गुण भी आता है, तो ये भी सही है। यानी ए, सी और डी हमारा कौन सा राइट आंसर हो गया, ए, सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीईआरटी की कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य है। मतलब एनसीईआरटी की कक्षा 5 में ईवीएस में क्या दिया हुआ है, मेंडल की कहानी दी गई है। तो इस मेंडल की कहानी को देने के पीछे क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। ए है आनुवंशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना, बी है हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करना, सी है वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना, डी है वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना। तो ये क्यों दिया गया है, मेंडल क्या थे, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया गया था, हम सबको पता है। तो आनुवंशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना ये इसका उद्देश्य नहीं है, मतलब इसमें जो आनुवंशिकता के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनको नहीं दिया गया है। हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित किया गया है इसमें आपको बताया गया है कि मतलब इसमें सिद्धांत तो नहीं दिए गए लेकिन इसमें बताया गया है कि क्या होते हैं कि जिस तरह के जीन्स होते हैं उसी तरह से क्या होते हैं वो पौधे बनते हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना, हाँ वैज्ञानिक किस प्रकार से कार्य करते हैं इसको करके फिर बच्चों को क्या करना हमारा उद्देश्य है कि बच्चे भी प्रेरित हो इस तरह के प्रयोग करने के लिए। वैज्ञानिक जो प्रयोग करते हैं उस तरह की प्रक्रियाओं को वो करने के लिए विद्यार्थी भी प्रेरित हो। डी है वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना, हाँ कि बच्चे जो वैज्ञानिक है कितना मेहनत करते हैं ये भी बच्चों को हमें बताना, ये भी हमारा एक उद्देश्य है। तो कौन सा सही ऑप्शन है हमारा, बी, सी और डी, यानी बी, सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव कीजिए। मतलब इसमें से कौन सी जो टेक्निक है वो रचनात्मक है ये आपको बताना है। पहला है सहपाठी आकलन, दूसरा है क्रम निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल, तीसरा है पोर्टफोलियो फाइल, चौथा है प्रदत्त कार्य। तो इसमें से रचनात्मक जो मतलब कुछ बनाए तो इसमें से कौन सी ऐसी आकलन की पद्धति है, सहपाठी आकलन या क्रम निर्धारण आकलन। तो सहपाठी आकलन क्या है, इसमें एक रचनात्मक आकलन की टेक्निक है। क्यों, क्योंकि जब सहपाठी बच्चों का आकलन करेंगे तो क्या होगा कि उससे जैसे मान लीजिए आप बच्चे ने कुछ देखा, वो शिक्षक को जब बताया गया, जब उस बच्चे का जिसका आकलन हुआ उस बच्चे को पता चलेगा तो वो क्या करेगा, वो अपने व्यवहारों में चेंज लाएगा। तो क्या है ये रचनात्मक हो रहा है, मतलब उससे कुछ बन रहा है, उससे कुछ पॉजिटिव कार्य होगा, बच्चा अपने आप में कुछ सुधार करेगा, वो और अच्छा बनने की कोशिश करेगा या जो काम वो सही से नहीं कर पा रहा है उसको और करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा रचनात्मक आकलन का एक जो है टेक्निक है का सहपाठी आकलन। तो कौन सा राइट आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है। मतलब आपको बताना था इसमें से कौन सा है जो अवलोकन की टेक्निक पर आधारित है। पहला ऑप्शन है हमारा कागज पेंसिल टेस्ट, मतलब कागज और पेन से टेस्ट आप ले लीजिए बच्चों का। दूसरा ऑप्शन है प्रदत्त कार्य, मतलब आप कुछ कार्य उनको दीजिए। और तीसरा ऑप्शन है कार्यपत्रक, मतलब कार्य जो बच्चों को जो करना है वो आप मतलब एक तरह से पेपर दे दीजिए और बच्चे उसको सॉल्व करें, ये कार्यपत्रक है।
और चौथा है पोर्टफोलियो यानी फाइल बनाना, मतलब बच्चा कब क्या हमेशा क्या कर रहा है ये इसकी फाइल बनाना। तो अवलोकन की टेक्निक पर कौन सा आधारित है, हमारा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि ये एक फाइल होती है जिसमें बच्चा कब क्या क्यों कर रहा है कैसे कर रहा है इसका पूरा ब्यौरा उसमें होता है, मतलब किस समय बच्चे ने क्या किया, क्या उपलब्धियां हैं उसकी। तो ये जब आप अवलोकन करेंगे तभी तो उसको एक फाइल में लिख पाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है। मतलब बच्चे किस तरह से ईवीएस में सीख रहे हैं इसका आकलन करने के लिए आप कौन से सूचक का उपयोग कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा विचार विमर्श, दूसरा है याद, तीसरा है प्रत्याहान, चौथा है बता देना या स्पष्ट कर देना। तो बच्चे किस प्रकार सीख रहे हैं ये आपको किससे पता चलेगा, जब आप बच्चों से विचार विमर्श करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि बच्चे किस प्रकार से वो सीख रहे हैं। जब आपसे विचार विमर्श करेंगे तो वो आप बताएंगे आपको, अगर मान लीजिए कोई आप कुछ उनसे पूछेंगे तो बच्चे आपको बताएंगे कि हाँ ये इस कारण से है, तो आपको पता चलेगा हाँ बच्चे की जो सोच है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो आपको पता चलेगा कि बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है। आपको बताना है कि इसमें से क्या है जो पर्यावरण की एक क्लास में शिक्षक के लिए आसान है। पहला ऑप्शन है हमारा विद्यार्थियों को सूचना देना, दूसरा विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को सीखने के अवसर प्रदान करना, चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। तो विद्यार्थियों को सूचना देना ये तो बहुत आसान काम है कि आप कोई भी सूचना जो है वो बच्चों को दे दीजिए। दूसरा है विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना, ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम जो सोच रहे हैं हमें उसको दरकिनार करके बच्चे को समझना पड़ता है, ये तो डिफिकल्ट है। विद्यार्थियों को सीखने के अवसर प्रदान करना ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है कि हम उन्हें अवसर प्रदान करें, उनको सीखने के लिए समय दें। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। अब एक विद्यार्थियों को किस प्रकार से व्यस्त रखना ये भी बहुत डिफिकल्ट है। तो इसमें से एक शिक्षक के लिए सबसे आसान क्या है कि वो बच्चों को कोई भी सूचना है वो दे दे, कोई भी सूचना आप जाइए और बच्चों को बता दीजिए, एकदम आसान काम है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। इसमें से क्या है ऐसा जो पर्यावरण सीखने का एक प्रभावशाली संसाधन है। पहला ऑप्शन है किस्से, दूसरा है कार्यपत्रक, तीसरा है मॉडल और चौथा है चार्ट। तो किस्से क्या होते हैं, ये एक सीखने के बहुत अच्छे साधन है। कार्यपत्रक क्या होता है कि आप बच्चे को कुछ कार्य करने के लिए कुछ निर्देश दे दीजिए या जो उन्हें कार्य करना है वो आप लिख के बच्चों को दे दीजिए। मॉडल यानी मॉडल बनाना, चौथा है चार्ट बनाना। तो उसमें से सबसे अच्छा किससे सीखेगा, कहानियों से, किस्सों से। क्यों, क्योंकि किस्से कहानियों से बच्चे क्या करते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं। जब बच्चे जुड़ाव महसूस करते हैं तो वो चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा। इसमें से क्या है जो एक पर्यावरण की क्लास में बच्चे पसंद करेंगे, मतलब इसमें से ऐसा क्या है जिसको बच्चे पसंद करेंगे। पहला ऑप्शन है चित्रकला और शिल्पकला, दूसरा ऑप्शन है एकल कार्य, तीसरा है गृह कार्य का आकलन, चौथा है पाठ का स्पष्ट सारांश। तो चित्रकला और शिल्पकला ये तो बच्चे पसंद कर सकते हैं, लेकिन दूसरा क्या है एकल कार्य, मतलब आप उनको अकेले कोई कार्य कर दे दीजिए तो ये तो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। गृह कार्य का आकलन, मतलब जो बच्चों को आपने गृह कार्य दिया है उनका आकलन करना, ये भी बच्चों को कम पसंद आता है। पाठ्य का स्पष्ट सारांश, मतलब बच्चे जो है वो जो उन्होंने पढ़ा है उस पाठ का स्पष्ट सारांश बताएं, ये भी बच्चों को क्या कहता है बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता। लेकिन चित्रकला करना या कला करना ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि छोटे बच्चों को चित्रकला या शिल्पकला इस तरह की एक्टिविटीज़ करने में बच्चों को बहुत अच्छा लगता है।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है, मतलब पर्यावरण की एक क्लास है, उसमें विद्यार्थियों को क्या करने का अवसर मिलता है? पहला ऑप्शन है प्रश्न पूछने का, दूसरा ऑप्शन है परिभाषा सीखने का, तीसरा ऑप्शन है अवधारणाओं का कथन देने का, चौथा ऑप्शन है वर्णन करने का। परिभाषा सीखने का, पर्यावरण में ये ज़्यादातर बहुत महत्व दिया गया कि बच्चे परिभाषा ना सीखें, बल्कि उस परिभाषा का मतलब उस चीज़ का क्या अर्थ है, उसकी अवधारणा मतलब उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें। उनके लिए परिभाषा सिर्फ रटना हमारा उद्देश्य नहीं है, अवधारणाओं का कथन देने का ये भी नहीं है, वर्णन करने का ये भी नहीं, क्या प्रश्न पूछने का अवसर बच्चों को दिया जाता है, ताकि बच्चे जब प्रश्न पूछेंगे तो उनकी जो जिज्ञासा है वो शांत होगी और वो और भी ज़्यादा सीखने के प्रति प्रेरित होंगे। तो हमें एक ईवीएस की क्लास में बच्चों को प्रश्न पूछने का अवसर ज़रूर देना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।